इस वक्त की बड़ी खबर मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात के हवाले से पहले मरहले के लिए 30 सीटों पर वोटिंग जारी है। दोपहर 12 बजे तक बलरामपुर में 36.98% पोलिंग दर्ज की गई है। बनकुरा में 36.48% वोटिंग हुई है। वहीं अगर हम पुरोलिया की बात करें तो पुरोलिया में 33.65%, झारग्राम में 36.87% पोलिंग दर्ज की गई है। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात के हवाले से आपको अहम खबर बता रहे हैं। पहले मरहले के लिए 30 सीटों पर वोटिंग जारी है। दोपहर 12 बजे तक बलरामपुर में 36.9% पोलिंग दर्ज की गई है। वहीं बंकुरा में 36.48% वोटिंग दर्ज की गई है। पुरोलिया में 33.65%, झारग्राम में 36.87% पोलिंग दर्ज की गई है। पोलिंग के हवाले से हम आपको ताजा सूरत हाल बता रहे हैं। दोपहर 12 बजे तक बलरामपुर की अगर हम बात करें तो 36.98% पोलिंग दर्ज की गई है। बनकुरा की बात करें 36.8% वोटिंग दर्ज की गई है। वहीं पुरोलिया की बात करें 33.65%, 12 बजे तक वोटिंग दर्ज की गई है। और झारग्राम में 36.87% पोलिंग दर्ज की गई है। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात के हवाले से आपको अपडेट बता रहे हैं। दोपहर 12 बजे तक की अगर हम बात करें तो बलरामपुर में 36.98% पोलिंग हुई है। बंकुरा की बात करें तो 36.48% वोटिंग हुई है। पुरोलिया में 33.65% और झारग्राम में 36.87% पोलिंग दर्ज की गई है। वोटिंग का अमल जारी है। लगातार सुबह से ही लोग अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। 8 फेजेस में मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात होने हैं। वहीं पहले मरहले के तहत आज वोटिंग हो रही है। 30 सीटों पर आज वोटिंग जारी है। अगर हम दोपहर 12 बजे तक के नंबर्स की बात करें, बलरामपुर में 36.98% की पोलिंग दर्ज की गई है। बंकुरा की बात करें तो 36.48% वोटिंग दर्ज की गई है। पुरोलिया में अगर हम बात करें तो 33.65% पोलिंग दर्ज की गई है। एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात के हवाले से। बीजेपी रियासती इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करेगी। बीजेपी का वफ्द इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करेगा। टीएमसी की शिकायत करेगा बीजेपी का वफ्द। कुछ देर पहले टीएमसी के वफ्द ने इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की थी और अब जो खबर सामने आ रही है, बीजेपी रियासती इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करेगी और ये मुलाकात टीएमसी की शिकायत के लिए की जा रही है। बीजेपी का वफ्द जो है वो इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करेगा। टीएमसी की शिकायत की जाएगी। इससे पहले अगर आपको बताएं कि टीएमसी के वफ्द ने इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की थी। लगातार आपको बता दें बीजेपी और टीएमसी दोनों ही एक दूसरे पर इल्जाम लगाते ही आ रहे हैं और इस बीच बीजेपी रियासती इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करेगी। टीएमसी की शिकायत की जाएगी। बीजेपी का वफ्द जो है वो इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करेगा। और इससे पहले जैसा कि हमने आपको बताया था कि टीएमसी का वफ्द जो है वो इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की और अब जो है बीजेपी भी इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करेगा। इससे पहले भी हमने देखा था कि वोटिंग से पहले भी टीएमसी का एक वक्त इलेक्शन कमीशन से मिला था। इलेक्शन जो है शफायाब तरीके से हो और उसमें वोटिंग के दौरान किसी तरह की कोई परेशानी ना आए, इस हवाले से टीएमसी का एक वक्त जो है इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करने गया था। अब जबकि काउंटिंग के दौरान भी टीएमसी ने के एक वक्त ने इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की। इस बीच अब बीजेपी भी रियासती इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करेगा। टीएमसी की शिकायत बीजेपी का वफ्द इलेक्शन कमीशन से करेगा। वोटिंग का अमल शफाफ तरीके से हो और
पुरअमन तरीके से हो। इससे पहले भी टीएमसी के वफ्द ने इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की थी और इस वक्त जो बड़ी खबर सामने आ रही है, बीजेपी रियासती इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करेगा। टीएमसी की शिकायत बीजेपी का वफ्द करेगा। पोलिंग का अमल जारी है। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात में पहले फेज के तहत वोटिंग जारी है। आपको बता दें कि पहले फेज के तहत मगरबी बंगाल में पोलिंग जारी है। 30 सीटों पर मगरबी बंगाल में वोटिंग जारी है। वोटरान जो है अपने हक राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बीच जिस तरह से बीजेपी और टीएमसी लगातार एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं, टीएमसी का मानना यह है कि बीजेपी जो है शफाफ तरीके से, पुरअमन तरीके से इलेक्शन नहीं होने दे रही है। बीजेपी के भी यही इल्जाम है टीएमसी के लिए। और इस बीच जो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, बीजेपी रियासती इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करेगा और इसी हवाले से टीएमसी के एक वफ्द ने भी इससे पहले इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की थी। वोटर्स अपने हक राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। पोलिंग बूथ्स पर हक राय दही का इस्तेमाल करने के लिए वोटर्स पहुंच रहे हैं और इस बीच जो है ये देखना है कि वोटर्स जो है वो किस तरह से अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं। बीजेपी का मानना ये है कि लोगों का मानना है कि वो चाहते हैं कि मगरबी बंगाल में चेंज आए, यानी कि टीएमसी जो है वो इक़्तिदार से हट जाए। और वहीं टीएमसी का ये मानना है कि बीजेपी कतई मगरबी बंगाल में नहीं आ सकती। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे चंद्रमोहन वो जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन, आप इस वक्त किस जगह पर मौजूद है और पोलिंग के हवाले से क्या कुछ सूरत हाल है? बिल्कुल, देखिए अभी हम झारग्राम में मौजूद हैं और बिल्कुल मेरे थोड़े से आगे जाने के बाद वहां पर बूथ नंबर 163, 164 मौजूद है। अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो आज 5 जिले में 30 विधानसभा सीटों पर जो चुनाव हो रहा है उसमें 11 बजे के करीब ये 35% मतदान हो चुका था और सुबह 6:30 बजे से ही लोग अपने घरों से निकलकर बूथ तक पहुंच रहे हैं, जिसमें सबसे अधिक तादाद जो है वो आधी आबादी मतलब महिलाओं का देखने को मिल रहा है, जहां महिलाएं घर से निकल रही हैं और खाना बनाने और खाने से पहले वो वोट दे रही हैं और उसके बाद घर जा रही हैं। तो अगर झारग्राम की बात करें जहां अभी हम मौजूद हैं, यहाँ पर बिल्कुल शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है और यहाँ पर सीपीएमएफ और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स की जो तैनाती हुई है उसके बाद लोगों में कहीं ना कहीं निश्चिंतता बढ़ी है और लोग घर से सीधे निकलकर बूथ तक जा रहे हैं और फिर वोट देकर वापस लौट रहे हैं। चंद्रमोहन, ये बताएं कि झारग्राम में लोगों का किस तरह का मूड बना हुआ है? क्या वो आशोल परिवर्तन चाहते हैं या फिर जिस तरह से टीएमसी का नारा है कि खेला होबे, किस तरह का मूड दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, देखिए उसका एक छोटा सा बानगी हम आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे। जहाँ पर अभी मौजूद हैं हम, जहाँ पर मौजूद हैं, यह रास्ता सीधे बूथ नंबर 163, 163 ए और 64 पर जाती है और ऊपर एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। इसको थोड़ा गौर से देखना होगा क्योंकि कलर जो है वो बिल्कुल मिलता जुलता है। एक तरफ टीएमसी का यहाँ पर बैनर लगा हुआ है, पोस्टर लगा हुआ है, ये झंडे लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ठीक उसके ऊपर बीजेपी का भी यहाँ पर ये जो है वो पोस्टर लगा हुआ है, बैनर लगा हुआ है और साथ ही यहाँ पर बड़े बड़े झंडे लगे हुए हैं और इसके ठीक बिल्कुल करीब में यहाँ पर सीपीआईएम का भी झंडा है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि जो तीनों पार्टियां हैं वो अपना अपना वर्चस्व जरूर दिखाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये रास्ता जो है सीधे आप तस्वीर में भी देख सकती हैं, जहां ये झंडा और बैनर खत्म होगा उसके बाद से आगे में बूथ है और उसके बाद लोग अपना वोट देने जा रहे हैं। और इस रास्ते में इस तरह के बड़े बड़े जो झंडे लगे हुए हैं, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो सभी पार्टियां हैं अपने अपने तरीके से चुनाव मैदान में उतरी हुई हैं और यह तय होगा चुनाव के बाद कि कौन किस पर कितना भारी पड़ता है। लेकिन अभी मतदान चल रहा है, लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और बूथ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। चंद्रमोहन, माना यह जा रहा है कि सीपीआई का जो कैडर है उसकी जगह बीजेपी के कैडर ने ले ली है, यानी कि या यूं कहे कि संघ ने जो है सीपीआई कैडर को की जगह ले ली है और अब जो है संघ वहां पर पूरी तरह से काम कर रहा है। ये किस हद तक सही है?
बिल्कुल, देखिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पहले जो लड़ाई थी वो सीधे सीपीआई और टीएमसी के बीच होती थी, लेकिन अभी जो लड़ाई है वो सीधे तौर पर सीपीआई जो है वो तीसरे नंबर और चौथे नंबर पे चली गई है, जबकि सीधा जो टक्कर है वो कहीं ना कहीं टीएमसी और बीजेपी के बीच में है। ऐसे में इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि अभी तो आज पोलिंग का दिन है और पहले चरण में 5 जिले में 30 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हो रहा है, जो सबसे अधिक नक्सल प्रभावित कभी माना जाता था। लोगों को घर से निकलने में परेशानी होती थी। ऐसे में पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती हुई और लोग आराम से घर से निकल रहे हैं और बूथ तक पहुंच रहे हैं, वोट देकर अपने घरों की ओर वापस हो रहे हैं। लोग वोट दे रहे हैं। चंद्रमोहन, ये बताएं कि किन मुद्दों पर लोग वहां पर वोट दे रहे हैं? देखिए, सभी लोगों के, क्योंकि विधानसभा चुनाव जो है वो लोकल मुद्दों पर होते हैं और कहीं जैसे राम के नारे लग रहे हैं तो कहीं खेला होवे की बात हो रही है। ऐसे में समझा जा सकता है कि कौन किसके तरफ है और कौन क्या चाहता है, लेकिन लोगों के मन में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर जरूर है, जो बूथ तक पहुंच रहे हैं वो कह रहे हैं कि विकास होना चाहिए। इसका मतलब उनके मन में कहीं ना कहीं दूसरी भी बातें चल रही हैं। यही बात है कि लोग अब विकास की बात कर रहे हैं और अभी जो है वो जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक जितने भी झारग्राम के पोलिंग बूथ हैं वहां पर सबसे अधिक महिलाएं पहुंच रही हैं और वहां पर वोट देकर वापस हो रही हैं। सुबह जब मैं पहली बार बूथ पर पहुंचा था 6 बजे के करीब, वहां पर भी मैंने देखा कि 3-3 कतारें लगी हुई थी महिलाओं का। ऐसे में यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि महिलाएं जो हैं वो किस तरह से आगे बढ़ चढ़ कर इस पोलिंग सेंटरों पर पहुंच रही हैं और उसके बाद मतदान कर रही हैं। बिल्कुल चंद्रमोहन, और जिस तरह से ये माना जा रहा है कि औरतें जो है वो साइलेंट वोटर्स है और 49% वुमेन वोटर्स है, ऐसे में टीएमसी की लगातार ये कोशिश रही है कि वुमेन वोटर्स को अपनी जानिब रागिब किया जा सके, भले वो स्कीम्स के थ्रू या ममता बनर्जी जिस तरह से उन्होंने रैलीज की, तो क्या किसी हद तक वो कामयाब हो पाई है इसमें? बिल्कुल, देखिए जो साइलेंट वोटर की बात होती है, आपने पहले भी सुना होगा, जब बिहार में चुनाव हुआ था उस समय नरेंद्र मोदी ने जब बिहार का रिजल्ट आया उसके बाद यह कहा था नरेंद्र मोदी ने, जो प्रधानमंत्री हैं, कि साइलेंट वोटर जो बिहार में चल रहा था कि साइलेंट वोटर वो महिलाएं बूथ तक पहुंची थी और सबसे अधिक जो है महिलाएं वोट दी थी। और यहाँ भी सुबह में यह देखने को मिला कि जब महिलाएं घर से निकल रही थी तो वो सीधे बूथ की ओर जा रही थी। सबसे अधिक कतार महिलाओं का देखने के लिए मिला। एक कतार पुरुष का था तो 2 कतार महिलाएं की थी। ऐसे में समझा जा सकता है कि उनका मूड किस तरह जा रहा है और किस ओर जा रहा है। तो अभी इंतजार करना होगा। औरतें जो है वो अपने हक़ राय दही का बखूबी इस्तेमाल कर रही हैं। बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस लीडर अशित नाथ जुड़ चुके हैं। अशित नाथ, ये बताए कि मगरबी बंगाल इलेक्शंस में कांग्रेस खुद को कहां पर पाती है? देखिए, कांग्रेस भी वहां लड़ रही है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ये है कि टिकट लेके उम्मीदवार खोज रहे थे और उम्मीदवार भाग रहे थे कि ना जी ना, मुझे टिकट मत दो, मुझे नहीं लड़ना आपकी पार्टी से, और ये पीछे लेके दौड़ रहे थे। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल की सियासत को बड़ा ही नुकसान पहुंचाया है, वहां की समाज को बड़ा नुकसान पहुंचाया। आपने देखा होगा कि किस तरह से हिंसा का एक माहौल वहां इन लोगों ने बनाया, और हिंसा के माहौल में देखिए, हम और आप जैसे जो साधारण परिवार के लोग होते हैं, इन्हीं का नुकसान होता है। किसी गरीब की झोपड़ी फूंक दी जाती है, किसी गरीब की दुकान फूंक दी जाती है, किसी गरीब घर का बच्चा मारा जाता है और किसी 5, 7, 10 गरीब परिवारों के ऊपर मुकदमा भी होता है, उसमें भी गरीब घर के बच्चे ही फंसते हैं। तो ये काम वहां तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर किया। अवाम ने ये सब कुछ देखा। अवाम को ये नहीं चाहिए। अवाम को सुकून चाहिए, अवाम को सड़क चाहिए, अस्पताल चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, दवाई चाहिए, सिंचाई चाहिए। अवाम को तो दुकानें नहीं फुकवानी ना। लेकिन ऐसे कि अवाम को अगर चेंज चाहिए तो वो चेंज किसके थ्रू मिलेगा? क्योंकि कांग्रेस को तो नहीं मान रहे लोग कि कांग्रेस कोई चेंज ला पाएगी। अगर टीएमसी नहीं तो क्या बीजेपी वहां पर चेंज है? देखिए, चेंज कांग्रेस अगर नहीं लाएगी, अगर अवाम ये बात नहीं समझ पा रही है, तो उस अवाम को ये सोचना चाहिए कि भाई हमारे आपके गांव मोहल्ले के प्राइमरी स्कूल से लेकर दिल्ली में जेएनयू तक का चेन किसने खड़ा किया?
हमारे आपके गांव मोहल्ले के सीएचसी पीएचसी से लेकर दिल्ली में एम्स तक का चेन किसने खड़ा किया? नहीं ठीक है, लेकिन आशीष जी ये बताएं कि जब यूपीए की सरकार थी, चाहे जब बंगाल में लेफ्ट का दौर था या चाहे टीएमसी का दौर था, सेंटर के जरिए से बंगाल को उतना फायदा नहीं हुआ, तो अब लोग क्यों माने कि कांग्रेस कुछ भला करेगा? नहीं, ये किस आंकड़े के आधार पर कहा जा रहा है कि सेंटर के जरिए बंगाल को उतना फायदा नहीं हुआ? कोई आंकड़ा, कोई डाटा किसी के पास है? ये एक परसेप्शन है, और ये परसेप्शन कौन क्रिएट करता है? हमारे आपके यहाँ एक संगठन है आरएसएस, जिसका पूरा नाम है र्यूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी। इसका काम ही है समाज में र्यूमर को फैलाना, और इसके लोगों का काम है एक झूठ को 100 बार बोल के उसे स्थापित करना। तो ये आरएसएस का काम है, ये एक परसेप्शन सेट किया जा रहा है। वरना किसी के पास कोई डाटा है क्या कि भाई जिस दौर में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उस दौर में यूपी को बहुत पैसा मिल गया और बंगाल को नहीं मिला, कि बिहार को बहुत मिल गया और बंगाल को नहीं मिला? ऐसा कोई आंकड़ा किसी के पास है? हो तो लेके आए, वरना झूठ बोलने के लिए तो अपने मोदी जी झूठ के विश्व गुरु हैं। दुनिया के किसी भी देश में जाकर झूठ बोल ले रहे हैं, तो उस पर नहीं जाना है। हमें सही बात पर आना है। हम भारत के लोग हैं, हम अच्छी जगह के लोग हैं, और हम सच बोलते हैं। तो जब हम सच के साथ खड़े हों, तो किसी के पास, किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के पास कोई उस समय का डाटा हो कि भाई दूसरे राज्यों को ज्यादा गया और बंगाल को कम गया, तो जरा हमें दिखा दे। तो ये तो आरएसएस का काम है, र्यूमर फैलाना। वो लोग ये कर रहे हैं। देखिए, सच्चाई नहीं है, ठीक है, लेकिन हमने जिस तरह से देखा, अगर आरएसएस की भी अगर हम बात करें, तो चाहे हम 2014 की बात करें, 2019 इलेक्शंस की बात करें, तो धीरे धीरे बीजेपी ने अपनी जो जड़ें हैं वो बंगाल में मजबूत की है, धीरे धीरे अपना कैडर वहां पर मजबूत किया है। ऐसे में कांग्रेस ने कितनी तैयारी की और कितना आज कांग्रेस मजबूत है वहां पर? देखिए, आपकी बात से कुछ हद तक मैं सहमत हूं कि वहां बीजेपी ने अपना वोट बैंक मजबूत किया है, कैडर थोड़ा खड़ा किया है। और कैसे खड़ा किया है, ये हमने और आपने सबने देखा। हिंदुस्तान में दो तरह की ताकतें लगातार हिंदुस्तान को खराब कर रही हैं। एक जो मजहबी लोग हैं, सांप्रदायिक लोग हैं, कम्युनल लोग हैं। कम्युनल फोर्सेज जो हैं, ये आपकी आंखों पर पट्टी बांध देती हैं, धर्म के नाम पर आपसे कुछ भी करवा लेती हैं। और सच्चाई क्या होती है कि आपके अस्पतालों, स्कूलों, आपके बच्चों के फ्यूचर, आपकी नौकरियों, बैंकों, रेलवे, इसकी चिंता नहीं करते, क्योंकि इन्हें मालूम है कि हम धर्म का उन्माद, मजहब का उन्माद फैलाएंगे और हमारा काम चल जाएगा। दूसरे लोग हैं जो जाति के नाम पर काम करते हैं। ये तमाम धर्म मजहब में है, हिंदू में भी बैकवर्ड फॉरवर्ड करने वाले हैं, मुसलमान में भी शिया सुन्नी करने वाले हैं, अलग अलग फिरकों की बात करने वाले वहां भी हैं। ये सब लोग इनफैक्ट मजहब का ही नुकसान करते हैं, और उसके बाद जाके देश का नुकसान करते हैं, और उसके बाद जाके पूरी इंसानियत का नुकसान करते हैं। ये बड़े ही माना तो ये भी जा रहा है कि लेफ्ट कांग्रेस और आईएसएफ मिलकर भी इस वक्त जो है, इस बार मगरबी बंगाल में कुछ वैसी ही पॉलिटिक्स कर रहे हैं। नहीं, अगर आपको कहीं से कोई एक सूचना कांग्रेस और लेफ्ट के बारे में हो कि हमने कोई मजहबी एजेंडा सेट किया हो, हमने कोई जातिवाद का काम किया हो, कहीं से कोई एक सूचना हो तो बता दीजिए। कहा क्या जा रहा है? आरएसएस वाले, मैं तो कह रहा हूं, र्यूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी का काम क्या है? झूठ बोलना, और इतनी बार बोलना कि लोग उसी झूठ को सच मान ले। हमें उस झूठ पर तो डिबेट ही नहीं करनी चाहिए ना। आपके पास तो सूचना तंत्र है ना, इंफॉर्मेशन आपके पास तो सब जगह से आती है। आप कहीं बता दीजिए जहां कांग्रेस के लोगों ने, गांधी के लोगों ने सांप्रदायिक एजेंडा सेट किया हो, जातिवादी एजेंडा सेट किया हो। हम चुनाव को सिर्फ जीत और हार का लक्ष्य नहीं मानते। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस, जिनका मगरबी बंगाल पर उतना होल्ड नहीं था, वो अब इतनी मजबूत हो गई है मगरबी बंगाल में कि वो कोई भी रूमर को सच बनाकर लोगों में फैला सकती है। जो लेफ्ट और जो कांग्रेस, जिनका इतना होल्ड हुआ करता था, वो एक भी रूमर को प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि इतने मजबूत हो गई है बीजेपी वहां पर? देखिए, वो मजबूत नहीं हुए। मैंने तो पहले ही कहा कि वो टिकट लेके लोगों के पीछे भाग रहे थे, और आप लोगों ने दिखाया, चैनलों ने दिखाया कि भाई, लोगों ने इनकार किया कि भाई हमें क्यों टिकट दे रहे हो, हम तो तुम्हारी पार्टी के ही नहीं है, और वो भागे फिर रहे हैं लोगों के पीछे। वो कोई मजबूत नहीं हुए हैं लेकिन उनका जो ये र्यूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी है ना, आरएसएस, ये वाकई मजबूत है। ये वाकई मजबूत है। ये झूठ बोलकर उसे स्थापित करने में माहिर है। इसे पता है किसी झूठ को कैसे स्थापित करना है, और वो लगातार ये काम कर रहा है। लेकिन आवाम सच और झूठ का फर्क भी तो करना जानती है ना।
आवाम को ही पता है ना कि सच क्या है झूठ क्या है, इसलिए मजबूत नहीं हो पा रहे। तो जिस तरह से माना जा रहा है कि इस बार जो मगरबी बंगाल में बात आइडियोलॉजीज की नहीं है, अब बात आइडेंटिटी की है, तो इस सब में कांग्रेस कहां पर अपनी आइडेंटिटी, क्योंकि कांग्रेस का हमेशा से ये नारा है कि सेक्युलर है, लेकिन पिछले हम जितने भी चुनाव की बात करें, कहीं ना कहीं वो सेक्युलरिज्म जिसकी बात कांग्रेस करता आ रहा है उस पर खड़ी होती हुई मजबूत तरीके से नहीं दिखाई देती है। जो हम बात करते हैं सॉफ्ट हिंदुत्व की, तो वो भी अपनाते हुए कांग्रेस दिखाई दे रही है। देखिए, जो बात सेकुलरिज्म की है और जिस पर खरा उतरती आपको कांग्रेस नहीं दिख रही है, तो ये भी मुझे लगता है कि आरएसएस का एक परसेप्शन है। सेकुलरिज्म के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी इस देश में कौन दे रहा है? आज लंबे अरसे से सत्ता से बाहर कौन है? जनाधार लगातार खोता गया कोई दल, तो वो कौन है और क्यों खोता गया? उसने क्या गुनाह किया था? इसलिए कि वो अपने सेकुलरिज्म पर अडिग है, वो कम्युनल होना नहीं चाहता, उसे कम्युनल होना भी नहीं है। और राजनीति दो कम्युनल ध्रुवों में जब बढ़ती जा रही है, आपने देखा होगा कि एक तरफ जहां हैदराबाद में आप बैठी हुई हैं, वहीं के असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, वो कम्युनल फोर्स तैयार कर रहे हैं, और आरएसएस और भाजपा तो लंबे अरसे से काम कर रहे हैं। और इन दोनों को आप बढ़त पाते हुए देखिएगा, हमें लगातार नुकसान में जाते देखिएगा। क्यों? क्योंकि हम कम्युनल नहीं हो पाए। हमें नहीं होना कम्युनल। हमें दंगों पर, लोगों की लाशों पर, गरीबों की जली हुई बस्तियों पर वोट नहीं चाहिए। हमें नहीं चाहिए। हमारे लिए मजहब, हमारी आस्था, हमारे भगवान, हमारे राम, हमारे नबी, हमारे अल्लाह, हमारे गोविंद सिंह, हमारे बुद्ध, ये हमारे लिए आस्था का विषय है, दर्शन, फिलॉसफी का सब्जेक्ट है। ये हमारे लिए पॉलिटिकल सब्जेक्ट नहीं है। अच्छा जी, आप कह रहे हैं कि मजहब जो है आपके लिए पॉलिटिकल सब्जेक्ट नहीं है, वहीं बीजेपी जो है वो लगातार ये कहती आई है कि कांग्रेस जो है वो मुस्लिम वोटर्स को अपील करने की हर बार कोशिश करती आ रही है। अच्छा, मुस्लिम वोट ले लेना गुनाह है क्या? इस देश की एक बड़ी आबादी, जिसकी बड़ी भूमिका इस देश के निर्माण में रही है, उसका वोट पाना अपराध है। क्यों नहीं लेंगे हम भाई मुसलमानों का वोट? क्यों नहीं लेंगे? इस देश को गढ़ने में, इस देश को बनाने में, इसको रचने में कितनी बड़ी भूमिका है, तो सबकी है ना। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम तमाम लोगों ने मिलकर इस देश को गढ़ा है। तो अगर हम हिंदुओं का वोट मांगते हैं तो हम मुसलमानों का भी वोट मांगते हैं। ठीक है, फिर कांग्रेस का सीए एनआरसी पर क्या स्टैंड है? हिंदू मुस्लिम क्यों सोचे भाई? वोट मांगने में मगरबी बंगाल में सीए एनआरसी क्लियर स्टैंड नहीं लागू होने देंगे कांग्रेस का। और हमने अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ दिया है, अंग्रेजों को खदेड़ा है। इस आरएसएस और संघियों को खदेड़ने में हमें टाइम लगेगा। ठीक है अर्षद जी, हमने अंग्रेजों को खदेड़ा, नहीं लागू होने देंगे, आप देख लीजिएगा। ठीक है, खदेड़ देंगे इनको इस मुल्क से। अर्षद जी, मुस्लिम वोटर्स को अपील करना गुनाह नहीं है, लेकिन ये बताएं फिर कांग्रेस का स्टैंड क्या है सीए एनआरसी को लेकर? सीएए एनआरसी पर हमने स्पष्ट कहा, हम इस देश में सीएए एनआरसी नहीं लागू होने देंगे। हमने अंग्रेजों को इस देश से भगाया है, ईस्ट इंडिया कंपनी के दलालों को भगा दिया है। तो दो चार कंपनियों के इन दलालों को भगाने में कितना टाइम लगेगा हमें? हम इनको भी भगाएंगे। हम एनआरसी सीएए नहीं लागू होने देंगे। क्लियर स्टैंड है हमारा। ये देश सबका है, सबका रहेगा, क्योंकि इस देश को सबने मिलकर बनाया है। बिल्कुल अर्षद जी, बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। नाजरीन, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। इस न्यूज